शुभम जी, सबसे पहले तो जो आज का टॉपिक है वो है SC/ST एक्ट। तो हम्म। अभी ऐसा माने यदि तो एक जनमानस है जो इसको पॉलिटिकली बहुत एम्प्लॉय कर रहा है, पर जनसाधारण में इसके बारे में बहुत कुछ जानकारी है ऐसा कहना भी संभव नहीं है। मतलब जहां मिसयूज होता है या जहां बहुत अवेयरनेस है वहां पता हो सकता है। तो हमें बताएं कि ये एक्ट क्या है, एक बेसिक इंफॉर्मेशन इस एक्ट के बारे में। सभी को सबसे पहले नमस्कार। और SC/ST एक्ट पे मैं पिछले 2 या 3 वर्षों से काम कर रहा हूँ। और बेसिकली SC/ST एक्ट सबको एक आम भाषा में बोलते हैं कि हरिजन एक्ट भी बोलते हैं लोग। और उसको बनाया गया था क्योंकि तमिलनाडु और जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं वहाँ पर कुछ OBC जातियां हैं, उनके उनके द्वारा जो अत्याचार किए गए थे उसको रोकने के लिए उस टाइम की जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी उस पर प्रेशर किया जो दलित MPs थे कि आपको कुछ ऐसा लॉ लाना चाहिए। तो 1989 में एक उन्होंने लॉ इंट्रोड्यूस किया जो 1990 में जो 30 जनवरी 1990 को फोर्स हुआ, जो मतलब फिर आम उसमें आया, कानून में आया। और फिर पहली बार लोगों को पता चला कि SC/ST एक्ट क्या है। देखिए, SC/ST एक्ट जो शुरू में लागू किया था और जो अभी मौजूदा रूप है उसमें बहुत अंतर आ चुका है। जैसे कि अभी तक 2015 से पहले SC/ST एक्ट में एक भी अमेंडमेंट नहीं किया गया। उसमें 3 अमेंडमेंट हुए हैं, 2015 में, 2016 में और 2018 में। तीनों अमेंडमेंट ने SC/ST एक्ट को बहुत स्ट्रिंजेंट कर दिया है, पहले से बहुत कठोर कर दिया है कि अब बहुत आसान हो गया है किसी को भी जो मिसयूज हम बोल रहे हैं कि पहले की गवर्नमेंट में या आप पहले इतना नहीं सुनते थे कि वो मिसयूज नहीं हो रहा है। उसका एक कारण ये है कि जो अमेंडमेंट 2015, 2016, 2018 में हुए हैं उसने बहुत आसान कर दिया इस प्रक्रिया को कि उसका मिसयूज बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि 2015 में अमेंडमेंट अमेंडमेंट हुआ, मोदी गवर्नमेंट ने किया, और उसमें एक चीज जोड़ी गई कि अगर आप उनके महापुरुषों को क्रिटिसाइज करते हैं तो आप पे SC/ST एक्ट लग जाएगा। इवन मतलब आप BR अम्बेडकर को क्रिटिसाइज करेंगे उनके पॉलिटिकल व्यूज पे या उनके रिलीजियस व्यूज पे, तो आप पे SC/ST एक्ट लग जाएगा। अभी रिसेंटली एक एक JP मिश्रा जी थे, उन्होंने ट्विटर पे, आप बहुत लोगों ने देखा होगा, ट्विटर पे उन्होंने एक वीडियो पोस्ट की जहां पर उन्होंने अम्बेडकर को क्रिटिसाइज किया, जैसे महात्मा गांधी को लोग करते हैं या फिर नेहरू को करते हैं या शास्त्री को करते हैं। तो उनपे SC/ST एक्ट लगा और उनको 1.5 महीने लग गए अपनी बेल कराने में। तो जो पहले का SC/ST एक्ट था और अब का SC/ST एक्ट, उसमें बहुत अंतर आ चुका है। तो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि वो पहले वाला SC/ST एक्ट नहीं रहा है। अब जो 2018 का अमेंडमेंट हुआ उसमें सेक्शन 18(1)(a) जोड़ा गया है। उसमें ये प्रावधान है कि आपकी FIR करने से पहले जो भी इंक्वायरी, जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती थी, प्राथमिक जांच, वो अब पुलिस नहीं करेगी। अब पुलिस जैसे कोई कुछ भी बोल देता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि दीपिका जी ने मेरे को जो है जाति सूचक शब्द बोले, तो वो उसकी कोई वो नहीं करेगा कि इनके टच में आया, फिजिकल टच में आया, कि बात हुई, वो कुछ नहीं करेगा। उसको FIR लिखनी पड़ेगी। और मैं बता दूं 2015 से पहले ये SC/ST एक्ट में था ही नहीं कि मैं ऐसे लिखवा सकता हूँ कि किसी ने मेरे को अब्यूज किया है मेरी जात बोलने पे। 2015 में इंट्रोड्यूस किया गया कि अगर मैं किसी की जात को पब्लिकली बोलता हूँ तो मेरे पे SC/ST एक्ट लगेगा। 2015 से पहले ये नहीं था। तो अभी बहुत कॉमन SC/ST एक्ट में देखा जाता है कि आप कुछ नहीं मिलता तो बोल देते हैं कि इन्होंने मेरे को जाति सूचक शब्द गए, जो कि 2015 से पहले नहीं था। तो इसलिए जो अभी का जो अमेंडमेंट जो 3 मोदी जी गवर्नमेंट ने किए हैं, उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट बना दिया इस लॉ को। तो जो एक्ट का नेचर है शुभम जी, वो प्रॉब्लमैटिक है? मतलब क्या वो कहीं ना कहीं लोगों को इस पोजीशन पे प्लेस नहीं, करता है? नहीं, प्रॉब्लमेटिक नहीं था पहले। मैंने आपसे बोला ना, 2015 से पहले नहीं था। 2015 से पहले आप उनके महापुरुषों को क्रिटिसाइज कर सकते थे कि हम्म। अगर आपको किसी के व्यू, ये तो हमारी डेमोक्रेसी का है कि फंडामेंटल राइट है कि आप किसी को क्रिटिसाइज कर सको। लेकिन हम्म। अब मैं BR अम्बेडकर को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता क्योंकि उसमें गवर्नमेंट ने ऐड कर दिया कि अगर आप उनके महापुरुषों को जो मर चुके हैं उनके बारे में आप टिप्पणी करते हो तो आप पे SC/ST एक्ट लग जाएगा। और जो 2018 में फिर अमेंडमेंट हुआ उसमें 18(1)(a) सेक्शन जोड़ा गया। उसमें बोला गया कि आपको
जो बेल जो बोलते हैं, जो एंटीसिपेटरी बेल होती है, वो भी आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, उसको रूल आउट कर दिया गया। 438 सीआरपीसी है, वो भी, उसको भी आप एंटरटेन नहीं कर सकते हो। तो जो स्ट्रिंजेंट जो बनाया गया 2015 से 2018 के बीच में, उसने एससी एसटी एक्ट को बदल दिया है। पहले का एससी एसटी एक्ट इतना स्ट्रिक्ट नहीं था, उसमें आप मतलब बहुत सारी चीजों से आप बच सकते थे। इवन एंटीसिपेटरी बेल थी, और पुलिस वाले पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर लेते थे। अब तो उन्होंने जोड़ दिया है कि पुलिस वाला मना ही नहीं कर सकता, और इवन पहले परमिशन लेनी पड़ती थी। अगर आपके डिपार्टमेंट में आप सरकारी कर्मचारी हो, आपको पहले परमिशन लेनी है कि अगर किसी ने अपने सीनियर पे लगा दिया, तो डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी इसके अरेस्ट के लिए या कार्रवाई के लिए। वो सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर की, और उसके बाद बोला कि आप पहले देखेंगे, जांचेंगे, उसके बाद ही अरेस्ट करेंगे। और जो अमेंडमेंट 2015, 16, 18 में हुए, उससे वो दिक्कतें पैदा हुई हैं। 2015 से पहले जो एक बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट है किसी भी लॉ का, कि उसमें जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, जैसे रेप लॉज हैं, सेक्सुअल हरासमेंट लॉज हैं, या एससी एसटी एक्ट है, क्या इससे पहले भी ये बर्डन ऑफ प्रूफ अक्यूज्ड पे ही था? क्या जो प्लेंटिफ है, यानी जिसने कंप्लेन की है, उस पे भी बर्डन ऑफ प्रूफ था कि उसको कोई किसी तरीके का एविडेंस प्रोवाइड करना है अपने एलिगेशन को सपोर्ट करने के लिए? सबसे सबसे जो बेसिक चीज होती है एससी एसटी एक्ट में, ये होती है कि आपको पता होना चाहिए कि सामने वाला शेड्यूल कास्ट का है। ठीक है, अगर आपको पता नहीं है वो दलित है, तो वो अट्रैक्ट नहीं कर सकता आपके ऊपर, एससी एसटी एक्ट नहीं लग सकता है आपके ऊपर। लेकिन 2015 में अमेंडमेंट करके डाला गया कि कोर्ट को ये प्रिज्यूम करना पड़ेगा कि वो जो एक्यूज्ड है वो विक्टिम की जाति को जानता था। तो वो प्रिज्यूम करके चलेगी कोर्ट कि आप उसकी जाति को जानते थे, फिर ये आपको प्रूव करना है कि आप उसकी जाति को नहीं जानते। और इससे पहले एक चीज और थी, जो 10 साल से नीचे जिनमें सजा होती है, जैसे किडनैपिंग हो गया या और भी आईपीसीज होती थी, उसमें एससी एसटी एक्ट नहीं लगता था, वो फिर नॉर्मल आईपीसीज में जाता था, वो उसमें नहीं आता था। लेकिन इन्होंने जब अमेंडमेंट किया 2015 वाला, उसमें ये क्या हुआ कि जो 10 साल से नीचे जिनमें सजा होती है, उनमें भी एससी एसटी एक्ट लगने लग गया। तो जो आप देख रहे हैं पिछले 5 सालों से जो लोगों ने बात करना शुरू कर दिया है, वो इसलिए कि अगर आपकी गाड़ी जाके ठुक जाती है और आपको नहीं पता सामने वाला बंदा उस उससे एसटी एसटी कम्युनिटी से आता है, तो इसमें मोटर व्हीकल एक्ट के साथ आपके साथ एससी एसटी एक्ट भी लग सकता है कि इसने मेरे को जाति सूचक शब्द बोले, और कोर्ट को प्रिज्यूम करना पड़ेगा कि भाई इसने जो है विक्टिम विक्टिम की जाति इसको पता थी। तो ये जो बैकलैश गवर्नमेंट को झेलना पड़ता है या इतना सुनना पड़ता है, वो जो 3 अमेंडमेंट मैंने आपको बताया, उसकी वजह से था, उसकी वजह से है मतलब। और अभी तो होम डिलीवरी, जैसा हम आम बोलचाल में बोलते हैं कि अब कोई भी ऑनलाइन जाएगा और अपने हिसाब से, जैसे आप पिक करते हो अमेजोन में जाके कि मेरे को ये लेना, ये लेना, लेना, तो आप जाके एससी एसटी एक्ट में अच्छा ये सेक्शन लगेगी, ये लगेगी, ये लगेगी, ये आप अपने आप फ्रेम कर सकते हो। तो अब तो होम डिलीवरी टाइप स्टार्ट कर दिया गवर्नमेंट ने। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि कोर्ट प्रिज्यूम करेगा कि एक व्यक्ति जो है, जो अक्यूज्ड है, उसे प्लेंटिफ की जाति की जानकारी थी। और साथ ही यदि कोई और केस भी है, मोटर व्हीकल एक्ट का भी केस है जिसमें जाति का कोई रोल नहीं है, उसमें भी यदि प्लेंटिफ कह देता है कि मेरी जाति के कारण किसी ने मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, या मुझे किसी ने जाति सूचक शब्द कहे, तो वहां पे भी कोर्ट अज्यूम कर लेता है। इससे होगा यही कि जो केसेस का नंबर है वो कॉन्फ्लेट हो जाएगा, मतलब जो नॉर्मल क्राइम है जिसमें जाति का कोई रोल नहीं है, वो भी कॉन्फ्लेट होके कास्ट बेस्ड क्राइम के कैटेगरी में आ जाएगा। और फिर एक, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम पुलिस वालों से इंटरेक्ट करते थे, तो हम पूछते थे कि आपने ये एससी एसटी एक्ट क्यों लगा दिया। तो उन्होंने बोला कि आपको इतना नहीं पता, आप जर्नलिज्म करते हो, कि ये बाय डिफॉल्ट लगता है। तो उसके बाद हमने इसको पढ़ा कि ये ऐसा कैसे हो सकता है कि बाय डिफॉल्ट लग रहा है, कि अगर एससी कम्युनिटी का बंदा चाह रहा है नॉन एससी एसटी कम्युनिटी के बंदे के खिलाफ कंप्लेंट करने, तो बाय डिफॉल्ट लगता है। तो जब हमने इसके प्रोविजन 2015 वाले जो अमेंडमेंट है उसको पढ़ा, तो हमें क्लैरिटी आ गई, हाँ पुलिस वाला ठीक बोल रहा है कि बाय डिफॉल्ट तो आपको कोई भी एससी कैटेगरी का बंदा नॉन एससी के खिलाफ, चाहे वो लैंड डिस्प्यूट का केस हो चाहे कुछ भी हो, तो वो एससी एसटी एक्ट में आपको दिखेगा कि उन्होंने उसी के अंडर में वो कंप्लेंट की हुई है। तो ये है कि एक्ट मिसयूज होता है। अब एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट इसके अगेंस्ट ये आता है, इस तरीके की जो आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कि एक्ट मिसयूज होता है
तो ऐसे तो कोई भी लॉ मिसयूज हो सकता है, एक्सेप्शनल केसेस में ही मिसयूज होता होगा ना। तो इस पे आप इतनी जांच कर रहे हैं, मतलब क्या 90% मिसयूज का केस है क्या, 80% मिसयूज का केस है क्या? तो मिसयूज एक रूल है, एक्सेप्शनली तो कोई भी रूल जो है, कोई भी लॉ है, वो मिसयूज हो सकता है। तो आपके पास ऐसी कोई जानकारी है, आपके पास ऐसा कोई स्टैटिस्टिक्स है जो प्रूव कर सके कि जो एक्ट है वो मतलब इसका अधिक मतलब एक्सेप्शनल हाँ, मिसयूज मैं हुआ है? आपको जो ये बोल रहा हूँ कि जो हाथरस में हम इसी पे काम कर रहे हैं, एससी/एसटी एक्ट पे डेटा पे काम कर रहे हैं। तो हाथरस में क्या हुआ कि हमने 1 जनवरी से लेके अभी 2021 में 1 जनवरी से लेके 30 जून तक का सैंपल साइज़ लिया था ये पता करने के लिए। तो उसमें जो 100% एक्यूटल रेट था, मतलब किसी को भी सज़ा नहीं हुई। तो मैं ये नहीं बोल रहा जो जो पुलिस ने किया हो या जो मीडिया ने रिपोर्ट किया हो कि सही की, जो कोर्ट बोल रही है कि एससी/एसटी के केस ही नहीं बनते थे ये। देवरिया में मैंने अभी 3 महीने का सैंपल साइज़ अभी पहले देखा था, तो उसमें भी 100% एक्यूटल रेट था। मतलब और मैं आपको कर्नाटका का बताऊँ, गवर्नमेंट का डेटा है। गवर्नमेंट ने 2019 में कुल 743 या 45 केस जो है ना उसमें कंपनसेशन बाँटा एससी/एसटी एक्ट में। लेकिन उसमें होता है कि 25% मिलेगा एफआईआर करने पे, 50% मिलेगा चार्जशीट करने पे और 25% जो बचेगा वो मिलेगा आपका कन्विक्शन पे। तो जो कन्विक्शन की पेमेंट थी, वो मात्र 3 केस में हो पाई। जहाँ 743 केस हैं, वहाँ कन्विक्शन की पेमेंट मात्र 3 केस में हो पाई है। तो जो मैं डेटा आपको हाथरस में बता रहा हूँ, वहाँ तो कन्विक्शन की पेमेंट ही नहीं हो पाई क्योंकि 100% एक्यूटल रेट है, किसी को सज़ा ही नहीं हुई है। ठीक है? और देवरिया का मैंने आपको बताया, ऐसी कहीं पे भी कहीं मैक्सिमम अगर कहीं पे जाएगा तो वो 5% होगा। ठीक है? कहीं पे भी जाएगा तो 5% होगा। तो अ, आप खुद देखिए डेटा सबके सामने, सबको पता है कितना मिसयूज़ होता है। अभी आपका विष्णु तिवारी का केस था। 20 वर्षों बाद हाई कोर्ट के पास गया वो, मतलब एक बेसिक जो चीज़ होती है कि वो चैलेंज भी नहीं कर पा रहा था उसको। तो 20 वर्षों के बाद गया, उसके बाद कोर्ट ने बोला कि ये तो केस ही नहीं बनता एससी/एसटी का, क्योंकि लैंड डिस्प्यूट का उनके बीच में केस था। तो आप देखिए कि एससी/एसटी किस कदर तक किसी की ज़िंदगी बर्बाद। तो 20 साल तक ये जो व्यक्ति हैं ये जेल में रहे एज हाँ, अ। इनकी एक बार भी बेल नहीं हुई है। मैं एक चीज़ और ऐड कर दूँ कि ये एक बार भी बेल में नहीं आए हैं। जब से ये अरेस्ट हुए हैं, उसके 20 साल बाद ही ये जेल से जो है ना छूट के रिहा बाइज्जत बरी होके आए हैं। आप शुभम जी ऐसे यदि और केसेस हैं जो आप यहाँ डिस्कस करना चाहें, हुँ। सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मिसयूज जो है वो अक्यूज्ड को कैसी सिचुएशन में डाल देता है जहां पर न्याय व्यवस्था बिल्कुल आपको पैरालाइज दिखती है। मतलब आप उसको, यदि एक व्यक्ति कह देता है कि आपने जाति सूचक शब्द का उपयोग किया, या अभी अभी जैसे आपने कहा कि अब तो यदि कोई व्यक्ति है जो लिख देता है, मान लीजिए अम्बेडकर पे लिख देता है या पेरियार पे लिख देता है, ऐसे केसेस में भी सिर्फ इसी आरोप पर कि व्यक्ति के लिखने से हमारी भावनाएं आहत हुई हैं, चाहे उसने हुँ। फैक्ट लिखा हो, चाहे ट्रुथ लिखा हो, तो भी भावनाएं आहत होने मात्र पर किसी को जेल हो सकती है एससी/एसटी एक्ट के अंदर। हाँ, आपने तो इसमें 2 पॉइंट, मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। पहला तो ये कि आप पूछ रहे हैं कि कोई केस ऐसा जिसमें एक्यूज़ को ऐसी सिचुएशन में डाला हो जो कि बता सकूँ। एक केस था अमेठी में, हमने इन्वेस्टिगेट किया था आज से 1.5 साल पहले। उसमें मीडिया ने ये दिखाया कि मैं केस बता देता हूँ पहले क्या था कि 5 ब्राह्मण लोग थे, आरटीआई एक्टिविस्ट थे। उन्होंने अपने प्रधान के खिलाफ, जो कि दलित था, आरटीआई डाली थी कि इन्होंने जो है ना भ्रष्टाचार किया है। तो आरटीआई में वो चीज़ आई सामने कि इन्होंने जो है करप्शन किया और उसपे कमेटी बैठी। तो उन्होंने सोचा कि अब वो फँस जाएँगे, तो उन्होंने उसके घर में घुस के खुद को आग लगा ली और मरने से पहले बोल दिया कि मैं दलित था, तो इनसे देखा नहीं गया, मैं प्रधान था और इन्होंने मेरे को मार दिया। उसके बाद जो हमारी मीडिया जो आपको पता है कैसे काम करती है, उन सब ने दिखाया कि आरटीआई डाली थी उनके खिलाफ, जो मैंने बताया कि उसने खुद को आग लगा ली और मीडिया ने बोला कि कुछ सवर्णों ने एक प्रधान को नहीं देख पाए, दलित जाति का है। तो वो केस हमारे पास आया था, वो ब्लाइंड केस था। तो हमने उसको पूरा इन्वेस्टिगेट किया था और उस वक़्त हमने बताया था कि ये सुसाइड का केस है और आरटीआई लगाई हुई थी, तो उस वज़ह से हुआ था। तो हमको पुलिस की कॉल भी आई थी कि आप ऐसे कैसे लिख सकते हो, ये वो, जैसा अभी बुल्ली भाई में हुआ है हमारे साथ। तो उसमें लेकिन बाद में चार्जशीट में पुलिस ने भी माना कि ये सुसाइड का केस था। तो जो राजेश मिश्रा था, जिसको इन्होंने मेन एक्यूज़्ड बताया था, जिन्होंने अपने नाम से आरटीआई लगाई थी,
उसको 3 साढ़े 3 महीने जेल में रहना पड़ा था जब तक, क्योंकि 2 महीने में चार्जशीट लगानी होती है, लेकिन उन्होंने लेट कर दिया था पुलिस वालों ने। 3 महीने, साढ़े 3 महीने वो जेल में था। इस बीच में उनकी माताजी का देहांत हो गया था। वो इकलौते पुत्र थे अपनी माँ के, ठीक है? तो उसमें उनको बेल नहीं दी गई, ना उसने दी, जज ने दी, ना सरकार की तरफ से दी गई। और ये कहा गया कि ये अंडर अंडर ट्रायल है, तो इनको हम नहीं दे सकते हैं। तो आप एससी एसटी एक्ट में देखिए, उसकी माँ का देहांत किसी और ने किया। उसका जो बेटा था, जिसने कोई क्राइम ही नहीं किया, उसको बस ये बोल दिया गया कि ये सवर्ण जाति से है और इसने ऐसा ऐसा किया है। तो उसकी उसको सजा दी गई कि मतलब किसी की माँ मर जाए और उसमें आप इवन कोई मर्डर करता है तो उसको भी बेल मिल जाती है। लेकिन इसमें नहीं मिली एससी एसटी एक्ट में, और उसको उसकी देहांत में, अपनी माँ के देहांत में शामिल नहीं होने दिया गया। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसे केस कितने होंगे इंडिया में। अभी विष्णु तिवारी का मैंने बताया था कि 20 साल उसके स्पॉइल हो गए, ठीक है? 20 साल में आपको मैं किसी कमरे में बंद कर दूं और एकदम से रैंडमली निकाल दूं, तो आपके आसपास कितना चेंज हो जाएगा। तो ये अमेठी केस हो गया। अमेठी केस में दरअसल जो उसका बेटा था, उसने हमको फोन करके, जिस दिन का चार्जशीट लगी थी उस दिन हमको इंडोर्स भी किया था कि कि भैया आपकी वजह से उस लाइन पे, जो आपने लाइन डिस्कस की थी केस की, उस लाइन पे पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेट किया। उसके बाद उन्होंने बोला सुसाइड एंगल है, तो फिर चार्जशीट लगी, उसके बाद वो छूटा है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। आप अभी सुसाइड का केस आपने, मैंने अभी रिपोर्ट किया था कि एक सरपंच था। मतलब आप सोचिए, सरपंच है जो हेड है विलेज का, इवन वो भी अपने किसी उससे जो ग्रामीण है उसका एससी एसटी एक्ट नहीं झेल पा रहा, सुसाइड कर ले रहा। अभी 18 साल का लड़का था पीछे, जिसको थ्रेटन किया गया एससी एसटी। अब मतलब कोई इतने आराम से सुसाइड नहीं करता होगा। आप सोचिए उसके ऊपर कितना मेंटल प्रेशर रहता होगा जब एससी एसटी एक्ट लगता होगा। तो जो प्रोविजन जो 2015 में ऐड किए गए, एक तो कंपनसेशन भी बहुत बड़ा एंगल है कि मिसयूज क्यों होता है। मिसयूज इसलिए होता है अगर किसी को पता होगा कि मैं, मेरी रंजिश चल रही है, एक तो ये अंदर भी जाएगा, मेरे को पैसा भी मिलेगा, तो वो एससी एसटी एक्ट लगाएगा। उसमें मिनिमम 85,000 रुपीज जो है ना, गवर्नमेंट कंपनसेशन का देती है कि 85,000 रुपये तो मिलना ही मिलना है। उसके बाद ये इसका कोई ऊपर बार नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट पे छोड़ रखा है कि आपको कितना दिया जाएगा। इवन हमने आरटीआई लगाई थी कि कितना पैसा अभी तक बांटा जा चुका है, तो आरटीआई को उन्होंने डिस्पोज कर दिया था और बोला कि हम इसका जवाब नहीं दे सकते हैं। मतलब मैंने पूछा कि कितना आपने पैसा एससी एसटी एक्ट में बांटा है और कितना उसमें फॉल्स होने के बाद आपने रिकवर किया है, तो उसका उनके पास जवाब ही नहीं था। क्योंकि 5% अगर कन्विक्शन रेट है, जो कि मैं बहुत बढ़ा चढ़ा के बता रहा हूँ, तो 5% है। जैसे हाथरस में 0 है, देवरिया में 0 है। अभी मैंने आपको कर्नाटका का बताया, 745 या 43 केसेस में 3 को ही सिर्फ पेमेंट हुई है पिछले 3-4 सालों में। तो जब इतना मिसयूज है, आप, तो आपका जो आपका खुद का बनाया हुआ चीज जो लॉ है वो सही से काम नहीं कर रहा है, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कुछ करेक्शन की, तो उस पर जो ये बवाल किया गया, तो वो हमेशा एक रहेगा कि 2015, 16 और 18 का जो अमेंडमेंट है उसने उस पूरे लॉ को चेंज कर दिया। बिल्कुल, कॉम्पनसेशन एक बहुत बड़ा रीजन है केसेस के नंबर में जो एक इंक्रीज हुआ है उसका। अ, क्योंकि एक्ट का पर्पस है प्रिवेंशन ऑफ अट्रोसिटीज। तो एससी और एसटी, जिसने जो एक लिस्ट है कम्युनिटीज की, यानी स्केड्यूल्ड ट्राइब्स के तौर पे कोई ट्राइब्स लिस्टेड हैं और स्केड्यूल्ड कास्ट के तौर पे कई कास्ट लिस्टेड हैं। तो एक होमोजेनस ग्रुप नहीं है। सबसे पहले तो इसमें बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जो लिस्टेड हैं। शुभम जी, ये जो एक्ट है, हाउ डज इट वर्क अपने आप में, मतलब बिटवीन दीज कम्युनिटीज, कि एससी एसटी के बीच में ये कैसे काम करेगा? लेट्स से टू कम्युनिटीज विच आर लिस्टेड एज scheduled caste, and one of them uses caste based abuse against the other, or abuses someone based on caste, discriminates the other community based on caste, तो क्या एक्ट वैसे ही काम करता है जैसे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए करता है, या बदल जाते हैं? जैसे कॉम्पनसेशन है, नहीं वो नहीं, कैसे वो डिफर करेगा? नहीं, एससी एसटी एक्ट में साफ लिखा है कि कोई भी अगर बंदा उस कम्युनिटी से नहीं है, उसी पे ही एससी एसटी एक्ट लग सकता है। एक एससी दूसरे पे नहीं लगा सकता है, एक एसटी दूसरे पे नहीं लगा सकता। अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी यूपी में आया था कि जो चर्मकार जाति के लोग हैं और जो वाल्मीकि जाति के लोग हैं, दोनों में विवाद हो गया जाति को लेके, क्योंकि जो चर्मकार जाति का लड़का है वो वाल्मीकि जाति की लड़की को भगा के ले गया, तो उनमें बहुत तगड़ा डिस्प्यूट हुआ, लड़ाई हुई, मारपीट हुई। लेकिन उस पर एससी एसटी एक्ट नहीं लग सकता। तो एससी एसटी एक्ट सिर्फ और सिर्फ जो नॉन एससी नॉन एसटी पीपल है, वो ओबीसी, सबसे ज्यादा ओबीसी पे लगता है। और मेरे को यूपी का पता है, यूपी में सबसे ज्यादा यादवों पे लगता है।
तो इसका मिसयूज़ जो सबसे ज़्यादा होता है वो ओबीसीज़ पे होता है कि पर्सनल किसी का डिस्प्यूट फ्यूड चल रहा है किसी के साथ, तो उसको सेटल करने के लिए, लैंड डिस्प्यूट चल रहा है तो उसको कम करने के लिए, या अगर कहीं पे मान लीजिए अब तो अगर कोई टीचर डाँट देता है तो उसको एससी-एसटी एक्ट में जेल भेज दिया जा रहा है। तो इसका तो स्कोप बहुत बढ़ चुका है। पहले बोल पता है मैंने आपको कि जाति का नाम लेने पे एससी-एसटी एक्ट नहीं लगता था, 2015 का अमेंडमेंट हुआ, उसमें बोला कि आप पब्लिक प्लेस में अगर किसी जाति का नाम लेते हैं, क्योंकि इंटेंशन तो किसी को नहीं पता ना वहाँ पर। अगर वो बोलेगा कि क्योंकि जो लिखवाने जाएगा वो आपका दोस्त तो होगा नहीं जो एफआईआर आप पे कराने जाएगा, तो वो तो यही बोलेगा कि आपका इंटेंशन गलत था, या आपने इवन बोला भी ना हो, या आपको बाद में प्रूव करना है क्योंकि कोर्ट ये प्रिज़्यूम करके चलेगी कि आपको उसकी जाति पता थी। शुभम जी, इस पे हम थोड़ा-सा एनसीआरबी का जो डाटा है, उसका उपयोग करते हुए, क्योंकि मीडिया जो है, हम हर साल न्यूज़पेपर पिक करें तो जब भी रिपोर्ट आती है तो अ, डेटा को ऐसे प्रेज़ेंट किया जाता है एटलीस्ट कि जो एससी-एसटी कम्युनिटीज़ हैं, उनके अगेंस्ट क्राइम्स बढ़ रहे हैं। तो अगर आप उस डेटा को प्रेज़ेंट कर पाएँ कि क्या ये इससे सत्य है? इससे इससे पहले ये पब्लिक में है एनसीआरबी का डेटा। इससे पहले भी हमने कई बार आप सबको मतलब इससे पहले भी मैंने कई बार रिपोर्ट किया, जैसे फॉर एग्जांपल बिहार में मैंने बताया था कि 0 पॉइंट कुछ परसेंट एनसीआरबी के हिसाब से जिसमें कन्विक्शन हुआ है वो 0.4% के आसपास रहता है। कर्नाटका में कुछ 1% के अराउंड था और यूपी में कुछ 4-5% के अराउंड था, या इतना भी नहीं था। तो ये तो एनसीआरबी खुद बोलता है, आप जाके चेक कर सकते हैं कि एससी-एसटी एक्ट में कन्विक्शन कितना हुआ है, ठीक है? वो अलग बात है कि आप बोल दो कि अंडर ट्रायल हैं, ये है, वो है। लेकिन जो हमने जो खुद का डेटा स्क्रैप किया है या फेच किया है एससी-एसटी कोर्ट से, जैसे मैंने आपको हाथरस का बताया कि एक भी कन्विक्शन नहीं। मतलब इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है हाथरस और इतना पॉपुलर भी रहा था अभी पिछले दिनों, तो उसमें 6 महीने में एक भी कन्विक्शन नहीं हो रही है। तो आप सोचिए कि मिसयूज़ किस लेवल पे है। तो वो बेसिकली जो कंपनसेशन जो इतना बढ़ाया गया और उसको बहुत प्रचारित किया गया, अभी आप देख रहे हैं वेबसाइट भी आ गई है, तो बहुत ईज़ी करती चली जा रही है गवर्नमेंट कि अगर आपका पड़ोसी से कुछ लफड़ा भी होता है हल्का-फुल्का, ये तो आप पे एससी-एसटी एक्ट लगाना बहुत आसान है कि उसका बच्चा लैपटॉप खोलेगा, अच्छा ये भी लगा दूँ आईपीसी, ये भी लगा दूँ, अच्छा ये भी लगा सकता हूँ, और फिर वो देख लेगा कंपनसेशन किस आईपीसी में कितना मिल रहा है। तो उस हिसाब से वो अपना करके मतलब लगा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा सब ऐसे ही करते हैं या सब मिसयूज़ ही करते हैं या नहीं होता ऐसा, होता है, लेकिन वही जो कन्विक्शन रेट है वो इसलिए डाउन है क्योंकि उसको वो एविडेंस प्रूव नहीं कर पाता। तो जो इतना जो कंपनसेशन बाँटा जा रहा है वो एक बहुत बड़ा रीज़न है। दूसरा जो इतना आसान कर दिया गया और स्ट्रिक्ट कर दिया गया, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि अमेंडमेंट जो किए गए हैं, उसकी वजह से ये पूरा है। और अगर 2015 का जो अमेंडमेंट है और जो 2018 का है, जिसमें सेक्शन 18 1 ए जोड़ा गया है, उसको अगर स्क्रैप कर दिया जाए तो लॉ में कोई भी बुराई नहीं है। तो अगर इन दोनों चीज़ को हटा दिया जाता है तो लॉ पहले जैसा हो जाएगा जैसे 2014 में था या 2013 में था, जब पहले जैसे चल रहा था कि लोगों को इतनी दिक्कत नहीं थी। आपने भी देखा इससे पहले चर्चा नहीं होती थी एससी-एसटी एक्ट पे। लेकिन अब चर्चा बहुत ज़्यादा होने लग गई है क्योंकि आप हर गली, हर नुक्कड़ पे देख रहे हैं कि एससी-एसटी एक्ट लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट लगता है अब। मतलब अगर कोई एससी पीपल है और कोई नॉन एससी पीपल है, उन दोनों में डिस्प्यूट होता है तो एससी-एसटी बाय डिफ़ॉल्ट लगेगा, उसको एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी। बहुत सारी चीज़ें हैं कि उसमें मैंने आपको पहले भी गिनाई कि भाई एफआईआर बिना जाँच के हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें, तो कंपनसेशन उसको मिलेगा, वो आपको अरेस्ट करके जेल भेजेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मिसयूज़ बहुत अपने चरम पे पहुँच गया है सर। तो ऐसा कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है जो प्रूव करता हो कि जो एससी-एसटी कम्युनिटीज़ हैं, वो डिस्प्रोपोर्शनेटली उनके अगेंस्ट क्राइम इन्फ्लिक्ट हो रहा है? जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि एक बहुत बड़ा केस था सोनपेड़ का फरीदाबाद में। वहाँ पर बड़े-बड़े नेता गए, राहुल गांधी गए, मायावती जी गई, चंद्रशेखर रावण, जो भीम आर्मी का है वो गया था। तो वहाँ पर मीडिया ने ऐसे दिखाया, क्योंकि मीडिया की एक प्रॉब्लम है कि वो एफआईआर जो कॉपी होती है, जो एफआईआर जो जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, उनको वो कोर्ट का जजमेंट मान लेते हैं और उसको छाप के दूसरी पार्टी से ना कुछ पूछना होता है, ना उनको कुछ करना होता है। सोनपेड़ का एक बहुत अच्छा जजमेंट है, सबको पढ़ना चाहिए, सीबीआई कोर्ट में आया था। उसमें ऐसा बोला गया कि राजपूतों ने दलित के घर में आग लगा दी और उसमें उनका बच्चे मर के जल के मर गए। उसमें 11 राजपूत फ्रेम किए गए थे और उस वक़्त मीडिया ने बहुत हल्ला मचाया कि अपर कास्ट के लोग थे या ऐसा था, वैसा था। अब लोग गए तो उनको जेल भेज दिया गया उठा के। फिर जो उनके घर की महिलाएँ थी वो सीएम के पास गई और सीएम से बोला कि सीबीआई इंक्वायरी करो। उसका पूरा पास्ट बताया कि ये लोग जो है एक केस में
चश्मदीद गवाह है जिसकी वजह से इन्होंने इसको फंसाया। तो बाद में जो सीबीआई ने पूरी जांच की, सीबीआई की जांच हुई, एफएसएल रिपोर्ट आई, तो पता चला कि जो विक्टिम था, सो कॉल्ड विक्टिम था, उसी ने खुद के घर में आग लगा दी थी उनको फंसाने के लिए, और उसको जिसमें उसके बच्चे मर गए थे। तो ये लॉ अपने आप में बहुत ऐसा है कि एक तो ये करता है कि दोनों कम्युनिटी के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट कर रहा है कि एससी एसटी एक्ट लगता है तो लोग डरने लग जाते हैं कि भाई, जैसे आप देखते हैं कि कई जगहों पे, कई गाँव में बोलते हैं कि लोगों ने बॉयकॉट कर दिया। ठीक है, मैं इसका समर्थन नहीं करता, लेकिन आप उनसे बात करोगे तो वो ये बोलेंगे कि भाई इस बंदे ने मेरे पे या पूरे गाँव पे 1 साल में 12-13 एससी एसटी एक्ट लगा दिए हैं। तो अब हम सब इससे संबंध नहीं रखेंगे क्योंकि फिर सबको जेल जाना है। ठीक है, अगर इसका किसी से डिस्प्यूट होगा तो उनकी नजरिए में वो ठीक है, लेकिन वो लॉ की नजरिए में वो है कि आप उसका बॉयकॉट कर रहे हो। तो ये सारी समस्याएं जो उत्पन्न हो रही हैं कि लोग बात करना बंद कर रहे हैं, तो ये आप दोनों कम्युनिटी के बीच में जो पहले का मोटिव था कि हमको कम करनी है दूरियां, वो नहीं हो रही हैं, इवन बढ़ती चली जा रही है। कि आप सोचोगे कि आपको अपने घर में ड्राइवर रखना है या मेड रखना है, तो आप ये सोचोगे कि कल को डिस्प्यूट होता है कि मैं इसको निकालती हूँ, या मान लो ये कुछ गलत काम करता है या नहीं करती, जो भी हो, मतलब कुछ डिस्प्यूट तो होता रहता है आम जीवन में, तो वो मेरे पे एससी एसटी एक्ट ना लगा दे। तो आप अगर उसको रखना भी चाहते होगे जॉब पे तो 5-6 बार सोचोगे, ठीक है, कि इसको रखें ना रखें। तो ये सारी चीजें कैसे क्यों आ रही है, ये जो जिसके लिए ये बना था ओरिजिनली वो चीज नहीं हो रही है। ठीक है, अब ये हो रहा है कि लोग डरने लग गए हैं और प्रिकॉशन लेने लग गए हैं कि भाई मेरे पे एससी एसटी एक्ट ना लगे, क्योंकि लोगों को जानकारी हो रही है कि भाई भाई पे लग रहा है, ताऊ पे लग रहा है, किसी पे भी लग रहा है। तो ये सारी चीजें इस वजह से जो एक्ट का जो रोल था वो खत्म हो चुका है।